हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो क्लासेस लगातार देख रहे हैं, क्लासेस रेगुलर करते रहिएगा। देखिए, वीडियो लेक्चर देने का मकसद क्या होता है? एक्चुअली में शिफ्ट मेरा चेंज होते रहता है। कभी अगर समय नहीं मिल पाता है किसी कारण, तो मैं वीडियो लेक्चर से अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका क्लास ना छूटे, आपका टॉपिक बढ़ता रहे। इसका दो फ़ायदा होता है वीडियो लेक्चर का। सबसे पहले ये तो कि आप जब चाहें तब देख सकते हैं, पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार एक टॉपिक को देख सकते हैं, और आपके पास एक रिकॉर्डेड नोट्स के फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर रहता है तो आसानी होता है। तो आज हम लोग रेगुलेशन नंबर 146 करेंगे। उससे पहले का मैं हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो 146 रेगुलेशन नंबर पे अब हम लोग बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इपिक पेन में भी काम नहीं कर रहा हूँ, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुक जी 1 मिनट। स्क्रीन रिकॉर्डर शायद ऑन है। और ठीक है, 146 रेगुलेशन नंबर हम लोग करेंगे जल्दी, थोड़ा सा है ना, जल्दी इसको बढ़ाएंगे। ओके, ठीक। हाँ, 146 रेगुलेशन नंबर में है स्टोन डस्ट बैरियर। आखिर स्टोन डस्ट बैरियर होता कैसा है, दिखता कैसा है, पहले इसके बारे में समझिएगा। देखिए, फर्स्ट डिग्री का माइंस ऐसा माइंस जिसमें खतरनाक मात्रा में इन्फ्लेमेबल गैस निकल रहा हो। नॉर्मल 1 डिग्री नहीं, नॉर्मल 1 डिग्री में स्टोन डस्ट बैरियर नहीं इंस्टॉल करेंगे, याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें से किस में हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको 2 एंड 3 डिग्री मानना है। अगर ऑप्शन देगा 1 डिग्री जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बोथ या फिर नन, तो यहाँ पे आपको बोथ में टिक मारना है। मतलब 1 डिग्री का ऐसा माइंस मेट हमेशा लगाया जाएगा जिस जगह पे भारी मात्रा में गैस निकलने के चांसेस है या निकल रहे हैं, उसी जगह पे लगता है। जनरली अगर 1 डिग्री का बात करें तो उसमें स्टोन डस्ट बैरियर नहीं लगता। पहले तो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री में लगाया जाता है जी, बिल्कुल लगाया जाता है। 2 डिग्री, 3 डिग्री का हर सिम में लगाया जाएगा, जहाँ गैस निकल रहा हो, जहाँ गैस नहीं निकल रहा हो, जहाँ पे संभावना है, नहीं संभावना है, कुछ नहीं। 2 डिग्री, 3 डिग्री है, स्टोन डस्ट बैरियर लगा देंगे। चलो, अब बात है कि लगाएंगे कहाँ। तो भैया ऐसा जगह लगाएंगे जहाँ पे आग का खतरा हो, जहाँ से आग जो है वो निकल रहा हो, मतलब जहाँ पे सोर्स हो आग का। सोर्स का क्या मतलब होता है यार? सोर्स का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। अब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में थोड़ा सा स्पार्क हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज ऊपर नीचे हो गया, तो स्पार्क निकलेगा, चिंगारी निकलेगा। तो वो क्या हो गया? वो सोर्स स्टेशन हो गया। तो उस सोर्स स्टेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स पॉइंट, क्या कहते हैं? सोर्स पॉइंट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह से इसका एक फिक्स दूरी होना चाहिए कि इतना दूरी से कम नहीं होगा और इतना दूरी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्या हम आपको बताएं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हम आपको ये बताएं कि जहाँ पे आग लगने के खतरे होते हैं, आग लगने के जहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम लोग सोर्स पॉइंट कहते हैं, उस सोर्स पॉइंट से इसका जो दूरी है, यानी स्टोन डस्ट बैरियर जहाँ पे आप लगाइएगा, उसका एक इंटरवल होता है। मतलब इससे कम नहीं, 135 मीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए, और 365 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं स्टोन डस्ट बैरियर दिखता कैसा है। देखिए, घर में अलमारी होगा आपका, अलमारी होगा, दीवार बनाया होगा तो अलमारी बना होगा। उसमें क्या करते हैं आप? सेल्फ लगाते हैं। 1 ठो सेल्फ, 2 ठो सेल्फ, 3 ठो सेल्फ, 4 ठो सेल्फ, जितना आपका ज़रूरत है सेल्फ लगाते हैं। बस इसी तरह से स्टोन डस्ट बैरियर में भी लगाया जाता है। कैसे लगता है सर? दो साइड में 2 ठो या तो प्लाई रहेगा, ठीक है, या तो बाँस रहेगा। इसको ज़मीन में गाड़ेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ को काट-काट के इस पे सेल्फ लगाएँगे, ठीक है? बाँस को साइड-साइड में काट-काट के सेल्फ लगाएँगे। मतलब अलमारी टाइप का ये दिखेगा, ठीक। और सेल्फ कुछ ऐसा रहेगा कि इसको अगर हम एक लात मार देंगे ज़ोर से, तो पूरा का पूरा सेल्फ ज़मीन में बिखरा पड़ेगा। मतलब बिखरा पड़ा रहेगा, गिर जाएगा पूरा, ज़मीन में एकदम पसरा रहेगा, ठीक है? इतना रहेगा। इसको अगर हम थोड़ा-सा हिला देंगे, एक बार हाथ से खाली धकेल देंगे, तो ये पूरा का पूरा गिर जाएगा। ऐसा क्यों रखते हैं? इतना कमज़ोर क्यों रखते हैं सर? कमज़ोर इसलिए रखते हैं क्योंकि जब एयर ब्लास्ट होता है, एयर ब्लास्ट, या फिर अब ये एयर ब्लास्ट सुन के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको, या फिर फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में ये काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टोन डस्ट बैरियर। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं। अलमारी जैसा रहेगा, 3 गो 4 गो, इस पे सेल्फ रहेगा, एक पर्टिकुलर सेल्फ, हर सेल्फ लाइट और हैवी करके रहता है, ठीक है। लाइट में 30 किलो, हैवी में 60 किलो। और ये जितना भी सेल्फ है, इसमें पाउडर को छितरा के रखा जाएगा। स्टोन डस्ट का जो पाउडर होगा उसको हम छितरा के रखा जाएगा, छीट के रखा जाएगा, ऐसे हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऊंचा करके ऐसे करके नहीं रखते हम लोग, ठीक है।
एकदम हल्का हल्का पसार के रखते हैं। ऐसा क्यों? पहला बात तो स्टोन डस्ट का जो पाउडर होगा बड़ा ही बारीक होगा, उसको हाथ में लेके फूकिएगा तो पाउडर पाउडर हो जाएगा, मतलब पूरा डस्ट जैसा फैल जाएगा। जैसे हाथ में डर्मिकूल पाउडर लीजिए हाथ में और उसको फूक मारिए कैसे बादल बना लेगा, इसी तरह से ये भी होना चाहिए। अगर ये तुरंत जमीन में गिर जाता है तो समझ जाएंगे स्टोन डस्ट बैरियर खराब है, फिर उसको हम लोग क्रशिंग वगैरह कराएंगे, सुखाएंगे, है ना, प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको। लेकिन यहाँ पे जो स्टोन डस्ट बैरियर है वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। अब ये अगर आग लगा, सोर्स स्टेशन पे आग लगा, सोर्स पॉइंट पे आग लगा, मतलब बिजली का जो सब स्टेशन है वहाँ पे भयंकर विस्फोट हुआ, चिंगारी हुआ, जिसके कारण एक्सप्लोजन हुआ, फायर डैम का एक्सप्लोजन, और वो एक्सप्लोजन फैल रहा है। तो आग का एक बड़ा सा लपट है, और वो लपट के आगे आगे गर्म हवा चलता है। क्या चलता है? गर्म हवा। गर्म हवा का झोंका, यही गर्म हवा का झोंका जो है वो इस पर्टिकुलर बैरियर को उड़ा देता है, गिरा देता है। ठीक है, इतना कमजोर बनाते हैं इसको कि हम लोग तुरंत हवा का बैरियर से गिर जाता है। जैसे ही हवा का बैरियर से गिरेगा, हवा का गति से गिरेगा ये सब बैरियर, इसमें जो डस्ट है वो पूरा का पूरा रोड मतलब एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा जहाँ पे गिरा ये डस्ट बैरियर, उसके आसपास में पूरा बादल का फॉर्म बना लेगा, डेंस बादल का रूप में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? स्टोन डस्ट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पूरा डस्टी डस्ट दिखेगा, डस्टी डस्ट। वो डस्ट क्या करेगा? वो डस्ट जो पीछे से आग आ रहा है उस आग में मिलेगा और उस आग को पकड़ के बैठा देगा, ठंडा कर देगा, उसके आगे आग नहीं फैलेगा। ये तो हो गया फायर डैम्प एक्सप्लोजन का केस में। क्या एयर ब्लास्ट के केस में ये होता है? जी बिल्कुल होता है। एयर ब्लास्ट का केस में सब छोटा मतलब बहुत सारा बुक में नहीं दिया इतना सारा डिटेल में पॉइंट, बट हमें बताते हैं आपको। एयर ब्लास्ट अगर होता है तो हवा का झोंका बहुत तेज गति से उड़ता है। अब इस तेज गति के उड़ने के कारण क्या होता है? इसी तेज गति के कारण स्टोन डस्ट बैरियर अगर आप लगाए हैं तो ये स्टोन डस्ट बैरियर से जो स्टोन है वो पूरा का पूरा हवा में मिल जाएगा। इससे क्या होगा? इससे अगर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह होता है जो कि एयर ब्लास्ट में जनरली होता ही है, अगर पावर कट नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क, आग लगना, ये सब कॉमन चीज़ होता है। तो वही आग लगना और वहाँ पे गैसेस का मात्रा होना विस्फोट को अंजाम दे सकता है, फायर डैम विस्फोट हो सकता है उससे, इसीलिए उस विस्फोट को रोकने के लिए एयर ब्लास्ट में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है स्टोन डस्ट बैरियर? समझ गए आप। स्टोन डस्ट बैरियर एक तो अलमारी जैसा होता है, बहुत सारा सेल्फ होता है उसमें, उस सेल्फ में हम लोग कुछ स्टोन डस्ट का मात्रा को रखते हैं। ये जो सेल्फ होगा ये आपका जो सोर्स पॉइंट है, मतलब जहाँ पे आग है, ठीक है, सोर्स पॉइंट है, इस सोर्स पॉइंट से 135 मीटर से कम दूरी पे नहीं होना चाहिए। अगर 125 मीटर पे रहेगा तो क्या होगा? तो आग जो है वो आग का लपट जो है इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहेगा कि इस स्टोन डस्ट बैरियर को गिरा सके। ठीक है, इस स्टोन डस्ट बैरियर को गिरा सके, उतना ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा इसको। अब 365 मीटर ज़्यादा दूरी रहेगा तो क्या होगा? देखो 365 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर हम लगा दिए, मान लीजिए 390 मीटर पे लगा दिए स्टोन डस्ट बैरियर, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा इतना ताकतवर हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा और इतना ज़्यादा आग भयंकर हो जाएगा कि स्टोन डस्ट बैरियर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। ठीक है, फिर वो दानव बन जाएगा, दानव, है ना। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर दूरी तक लगाते हैं। स्टोन डस्ट बैरियर को दो भागों में बांटा गया है। स्टोन डस्ट बैरियर को दो भागों में बांटा गया है, इसको दो सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है लाइट स्टोन डस्ट बैरियर, दूसरा होता है हैवी स्टोन डस्ट बैरियर। कुछ किताब में इंटरमीडिएट भी दिया हुआ है, लेकिन जनरली हम लोग लाइट और हैवी का इस्तेमाल करते हैं। लाइट स्टोन डस्ट बैरियर में जो आप ऐसे करके लगाए थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक सेल्फ की अगर बात करें, एक मीटर की बात करें, एक मीटर की दूरी पे बात करें, तो 30 किलो प्रति मीटर पे रखा जाता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, उस पर 30 किलो तक स्टोन डस्ट बैरियर रखा जाएगा। और हेवी वाला में इसका दुगना होता है, मतलब 60 किलो पर मीटर रखा जाता है। पूरा पूरी अगर हम बात करेंगे कि पूरा पूरी कितना होगा, तो इसमें 390 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 390 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इतना स्टोन डस्ट बैरियर का मात्रा रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, एयर ब्लास्ट के बाद जो एक्सप्लोजन होता है उसको बचाने के लिए। कोई भी तरीका हो जिसमें एक्सप्लोजन हो जाता है तो उस आग को आगे रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए, बचाने के लिए, आग को काबू पाने के लिए, आग का प्रेशर से अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो उसको काबू पाने के लिए हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को लगाते हैं। ठीक है, चलिए। तो 146 में यही सब पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि नहीं दिया है बहुत सारा पॉइंट, बट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पीपीटी बनेगा आपका, डोंट वरी। आप फिलहाल रेगुलेशन पढ़िए ना, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आप रेगुलेशन खुद से भी तो आप पढ़िएगा ना, रेगुलेशन को खुद से पढ़िए एक बार। 147 है प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैसेस, यानी कि गैस निकलता है उसको लेके हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो गैस निकलेगा तो उसको लेके हमको कुछ कुछ प्रिकॉशन लेना है। तो यहाँ पे एक टर्म आपको समझना पड़ेगा। पहला होता है बोर होल, दूसरा होता है एडवांस बोर होल। ठीक है, ये दोनों टर्म को समझिए।
देखिए बोर होल क्या होता है, बोर होल में एक छेद किया जाता है, ठीक है, एक होल किया जाता है। ये होल का दूरी कुछ भी हो सकता है, इसका मोटाई कुछ भी हो सकता है ये 50 mm का हो, 50 mm डाया का हो सकता है ये 150 mm डाया का हो सकता है वो 450 mm डाया का हो। इसीलिए हम लोग बोर होल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बोर होल का डाया वेरी करता है पर्पस टू पर्पस, जो पर्पस होगा उसी पर्पस के हिसाब से बोर होल का डाया वेरी करेगा। एडवांस बोर होल का मतलब है, अब समझाते हैं आपको, मान लीजिए गैलरी है, ठीक, इस गैलरी में इस पिलर को अभी हम काटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम जान रहे हैं कि आगे इस पिलर का 40 मीटर पकड़ लीजिए, ठीक है। हाँ, बेसिकली 40 मीटर नहीं होता, डाटा यहाँ पे गलत हो जाएगा, एग्जाम्पल चलो सही लेते हैं 30 मीटर। मान लीजिए 30 मीटर के अंदर आप पहुँच गए और इस साइड में क्या है, एक साइड में खुला गैलरी है जिसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे ब्लास्टिंग करते करते आगे बढ़ जाते, तो अचानक से हो सकता है कहीं से इसको क्रैक मिल जाए और ये गैस फेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, या हो सकता है आपको पता ना चले और आप इस बैरियर तक पहुंच जाए और उसको काट दें, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन हो सकता है ना। ये हो सकता है कि रूफ में कहीं क्रैक हो, उससे हवा निकल रहा हो, उससे गैस लीकेज हो रहा हो, इधर से क्रैक हो, हवा का लीकेज, कुछ भी हो सकता है ना सर। तो वो सब चीज़ ना हो, उसके लिए हमको कुछ सेफ्टी लेना पड़ता है। क्या सेफ्टी लेना पड़ता है, समझते हैं। हमको करना पड़ता है एडवांस बोरहोल। अब एडवांस बोरहोल क्या चीज़ होता है, एडवांस बोरहोल का मतलब है कि माइंस में जहाँ पे फेस है उसके अंदर में आगे कुछ मीटर तक हम लोग बोरहोल करते हैं, जिसका लंबाई 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है कम नहीं होगा। मतलब 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 1.49 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एडवांस बोरहोल का लंबाई कितना होगा, 1.5 मीटर से कम नहीं होगा अगर हमको गैस पता करना है तो उस केस में, ठीक है ना। और इसका दूरी जो होता है ना, जनरली, ठीक, इसका दूरी का इंटरवल होता है 5 मीटर। ये सब शायद जीएमआर में नहीं लिखा होगा। 5 मीटर का जनरल इंटरवल होता है, हर 5-5 मीटर पे हम 1.5 मीटर का एक तो बोरहोल मारेंगे और देखेंगे कि उस होल के जरिए, उस होल में अगर क्रैक मिल जाता है या उस होल से बहुत ज़्यादा गैस का मात्रा में निकलता है, तो हम वहीं पे काम रोक देंगे, बैरियर बनाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। चल, और ये जो पार्टीशन है ये कब करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों पॉइंट कई बार कब करते हैं। एक वर्किंग है, किसी फेस पे आपको काम करना है, वर्किंग के बीच का जो पार्टीशन है, इधर मान लीजिए गैस है, कोई ओल्ड गैलरी है जिसमें गैस भरा हुआ है या गैस के चांसेस है, तो 30 मीटर के अंदर जब आप ऐसा वर्किंग में पहुंच जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस बोरहोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडवांस बोरहोल। बोरहोल अब कैसे करते हैं, बोरहोल का बहुत सारा लाइन होता है। एक होता है इंक्लाइन लाइन, मतलब आप ऊपर रूप में ऐसे करके मारते हैं बोरहोल। एक होता है स्ट्रेट बोरहोल, ठीक है। तो जैसा भी जरूरत हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। बोरहोल का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 1.5 मीटर लेंथ होगा बोरहोल का, ठीक है। कितना दूरी पे मारेंगे, इंटरवल का अगर हम बात करेंगे तो 5 मीटर पे हम लोग बोरहोल करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिपीट नहीं करना पड़ता है मेरे को। अब आता है रिकवरी एंड जांच पड़ताल का काम। रिकवरी एंड जांच पड़ताल का काम, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर कोई माइंस में कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, या फिर फायर डंप एक्सप्लोजन हो गया, तो उसके बाद वही सब ऑफिशियल को जाने देगा जिसको मैनेजर साहब ऑथराइज करेगा। मैनेजर साहब जो ऑथराइज होगा, या जो प्रिंसिपल ऑफिशियल होगा, अगर मैनेजर साहब नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑथराइज करेगा। प्रिंसिपल ऑफिशियल क्या होता है, माइनिंग डिसिप्लिन का जो माइंस में मौजूद है, ऐसा जो सबसे सीनियर अधिकारी है उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माइंस में ऐसा है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, और ओवरमैन है, और सरदार है, ठीक है। ये चारों के चारों माइनिंग डिसिप्लिन से। अगर मान लीजिए मैनेजर साहब नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग डिसिप्लिन में सबसे सीनियर वही है। अगर मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर अब्सेंट है तो क्या होगा, तो ओवरमैन हो जाएगा, जो इंचार्ज जिसको बनाए होंगे, जो सबसे सीनियर होगा उसको मानेंगे, उसको प्रिंसिपल ऑफिशियल कहेंगे। अगर मान लीजिए ओवरमैन भी एबसेंट है तो फिर माइनिंग सरदार हो जाएगा, लेकिन माइनिंग सरदार तक ऑफिशियल लास्ट आता है, उतना स्टेज नहीं रहता है, ठीक है। तो बोला गया है कि कभी अगर मान लीजिए रिकवरी का काम करना है, मतलब कभी अगर कोई ओल्ड वर्किंग है जिसको सील करके रखे तो उसका रीओपनिंग करना है, ठीक है। तो रीओपनिंग करना है तो ये सब कौन करता है, ये सब रेस्क्यू टीम करता है। कौन करता है, रेस्क्यू टीम करता है। तो याद रखिएगा, रेस्क्यू टीम कभी भी कहीं भी जाएगा तो कम से कम 3 मेंबर रहेगा। कितना मेंबर रहेगा, 3 मेंबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। रेस्क्यू टीम कभी भी रेस्क्यू करने जा रहा है तो 3-3 मेंबर का बटालियन में बांट जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 गो आदमी है, तो 12 आदमी को हम 3-3 का बांट देंगे, 4 × 12,
तो टोटल कितना टीम बन जाएगा, 4 टीम बन जाएगा। 3 आदमी से कम एक टीम में नहीं रख सकते। अगर आप एक तो डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं जांच करने के लिए तो तीनों आदमी जाएगा। तीनों आदमी क्यों जा रहा है, मान लीजिए ऐसा है कि 3 आदमी में एक आदमी बेहोश हो गया, ठीक है, तो बाकी 2 आदमी कम से कम उसको टांग के ला सकता है ना स्ट्रेचर पे, इसीलिए 3 आदमी भेजा जाता है। तो कभी भी सील मतलब बेसिकली कभी भी अगर सील ऑफ एरिया है, इसको खोलने का बात करें, ठीक है, तो इसका काम कौन करेगा, रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर अगर बंद करना है, रिकवरी करना है, आइसोलेट करना है, पानी भर के डुबाना है, ये सब काम रेस्क्यू के अंदर में किया जाता है। और 30 दिन पहले प्रस्ताव भेजा जाता है किसके पास, रीजनल इंस्पेक्टर के पास। 30 दिन पहले प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम जो है वो आपका ऐसा करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि माइंस को डुबा दें, पानी भर के डुबा दें, या फिर हम चाह रहे हैं कि माइंस का स्पॉन्टेनियस हिटिंग को काबू नहीं कर पा रहे, आइसोलेट कर दें, आइसोलेशन खोलना चाह रहे हैं, सील ऑफ एरिया को खोलना चाह रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब जितना भी काम है एक्सप्लोरेशन सब रेस्क्यू कवर भी कहते हैं या रेस्क्यू टीम के अंदर में कहते हैं, है ना। और एक में कम से कम 3 मेंबर रहेगा, 3 मेंबर, तो ये सब हम बता चुके हैं, CMR में लिखा हुआ है। अब इसको अगर पढ़िएगा, है ना, तो यही सब पॉइंट आपको मिलेगा। बस इसको हम सारांश करके आपको समझा दे रहे सिंपल तरीके से। 30 दिन लिखा हुआ है, अंडर रेस्क्यू कवर लिखा हुआ है, 3 आदमी से कम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रेस्क्यू दल में, है ना, आइसोलेशन, रीओपनिंग, ये सब सब तो आप एक बार पढ़िएगा रेगुलेशन को ज़रूर, ठीक है। रेगुलेशन से अच्छा नोट्स नहीं है, मैं खैर तो PPT तो भेज ही दूंगा, लेकिन वही चीज़ को तो मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। चलिए, एक ही बार में नोट्स सेंड कर दूंगा। अब आते हैं सरफेस में पानी का खतरा। तो यहाँ पे 2 टर्म आता है, दोनों टर्म को थोड़ा समझ लीजिएगा। सरफेस में पानी का खतरा, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है सरफेस के पानी से खतरा। सरफेस में अगर कोई पानी है तो उससे क्या माइंस को खतरा हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। सरफेस में एक नदी है, क्या उससे माइंस को खतरा हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अब इसको समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं कि वाटर लॉक्ड एरिया के 60 मीटर के अंदर अगर हम पहुंच रहे हैं, या कोई नदी नाला उसके 60 मीटर के अंदर हम पहुंच रहे हैं, या कोई ओल्ड वर्किंग उसके 60 मीटर के अंदर हम पहुंच रहे हैं, तीनों में 60 मीटर डाटा याद रखिएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको इजाज़त लेना पड़ेगा, हमको DGMS से इजाज़त लेना पड़ेगा। मतलब RI साहब से, रीजनल इंस्पेक्टर साहब से हमको क्या करना पड़ेगा, लिखित में इजाज़त लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक। एक होता है इरप्शन, एक होता है इनंडेशन, ठीक है, एक वाटर इरप्शन कहते हैं और वाटर इनंडेशन कहने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इनंडेशन उस टर्म को कहा जाता है। देखो, वाटर इनंडेशन और वाटर इरप्शन में क्या अंतर है। वाटर इनंडेशन का मतलब होता है कि अचानक से कहीं से पानी भारी मात्रा में बहने लगा है, ठीक है, अचानक से कहीं से भारी मात्रा में पानी बहने लगा है, और बहने के बाद माइंस डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वाटर इनंडेशन। और अचानक से भारी मात्रा में पानी बह रहा है जिसमें हाई प्रेशर हो, जिसके कारण दीवार तोड़ दे रहा है, गैलरी टूट के फट के बाहर आ जा रहा है, कोई बगल का गैलरी है उसको बीच से चीर दिया है, तो इसको बोलेंगे वाटर इरप्शन, ठीक है, वाटर इरप्शन। पानी का फूट निकलना, फूट निकलने का मतलब होता है पानी को जोर से फाड़ देगा, दीवार अगर मान लीजिए गैलरी है, इसको फाड़ते हुए कोई आ रहा है, तो इसको वाटर इरप्शन कहेंगे। वाटर इरप्शन इज मोर डेंजरस देन वाटर इनंडेशन, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी आदमी पे लगता है तो आदमी को भी हड्डी वड्डी तोड़ देता है, आदमी बह जाता है, आदमी संभल नहीं पाता है। और वाटर इनंडेशन क्या है, तेज, थोड़ा सा तेज बहाव, उतना भी तेज बहाव नहीं, लेकिन नॉर्मली तेज बहाव के साथ पानी आता है। इसमें क्या है, इसमें आदमी इधर उधर भाग सकता है, ठीक है, पानी के आगे आगे दौड़ सकता है बचाव बचाव करते हुए। तो ये है दोनों में अंतर। अब समझते हैं दोनों के। एक टर्म है 60 मीटर, कभी भी अगर ओल्ड वर्किंग हो, पानी भरा हुआ एरिया हो, कहीं पे ऐसा हो जहाँ पे पानी हो, वाटर लॉक्ड बॉडी हो, 60 मीटर पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होता है अगर वर्किंग करना है तो, ठीक है। वहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लागू किया जाता है, उस प्रिकॉशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। रेगुलेशन में अगर आप पढ़िएगा 150 में, ठीक है, 140 है, 150 पे आते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव मटेरियल, द्रव यानी कि लिक्विड। तो आप सोचेंगे यार हम अगर कोल माइंस में हैं तो पानी ही आएगा ना, हाँ, लिक्विड क्यों लिखा गया है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि कोल माइंस में सिर्फ और सिर्फ पानी ही आएगा। एक कोलफील्ड है जिसका नाम है असम कोलफील्ड, यहाँ पे आपका पेट्रोलियम का अवशेष पाया गया है। एक माइंस है महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया है जहाँ पे पाया गया है, कश्मीर का कुछ एरिया है जहाँ पे कुछ पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पाया गया है। इसी तरह से कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पेट्रोलियम, वाटर गैसेस और पानी और वाटर का जब मील हो जाता है, वाटर को
जब कुछ गैसेस होते हैं, नेचुरल गैसेस, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, उसको भी आप पानी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप तरल पदार्थ में काउंट करते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए रेगुलेशन में द्रव लिखा है, तो रेगुलेशन बनाने वाला एक छोटा से छोटा टर्म को ध्यान दिया है, ना बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि कभी भी हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक टर्म ध्यान रखना पड़ता है, एचएफएल। एचएफएल का मतलब होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि 10 साल के अंतरपल पर, ठीक है, 10 साल पहले एक बार जब पानी आया था, तो बहुत भयंकर पानी आया था। एक जो पुल था, पुल पुल होता है ना, पुल पुल में लाइन मारा जाता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे करके स्केल बनाया जाता है। वो पुल में जो 50 मीटर का ऊंचाई था, 50 मीटर का ऊंचाई को पार कर गया था आज से 10 साल पहले। उससे भयंकर कभी नहीं आया। तो आज से 10 साल पहले जो सबसे भयंकर वाला पानी आया था, उसमें जितना दूरी तक वो पानी भरा था, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट फ्लड लेवल, शॉर्ट में कहेंगे एचएफएल। क्या कहेंगे, एचएफएल। एचएफएल क्या पिछले साल का नापते हैं, नहीं। उसके पिछले साल का नापते हैं, नहीं। उसके पिछले साल का नापते हैं, नहीं नहीं नहीं। जनरली 10 से 20 साल का इंटरवल पे जो सबसे भयंकर वाला पानी आया था, सबसे भयंकर वाला, जब जहां तक पानी भरा था लास्ट, उसको कहेंगे हाईएस्ट फ्लड लेवल। माइंस का जो इंट्रेंस होता है ना, चाहे साफ्ट हो, चाहे निकलाइन हो, कोई भी हो, माइंस का जो इंट्रेंस होता है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम 1.5 मीटर ऊंचा रहता है। कितना मीटर ऊंचा रहता है, कम से कम 1.5 मीटर ऊंचा रहता है, ठीक है। 1.5 मीटर जनरली ऊंचा रहता है हाईएस्ट फ्लड लेवल से, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक सेकेंड यार, चलो। हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम 1.5 मीटर ऊंचा रहता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, एक टर्म, ये है हाईएस्ट फ्लड लेवल। इसके एक कुछ दूरी नीचे एक लाइन खींचा रहता है, कुछ दूरी खींचे, हाईएस्ट फ्लड लेवल के 1.2 मीटर नीचे एक लाइन खींचा रहेगा। इसको कहेंगे डेंजर लिमिट। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डेंजर लिमिट, ठीक है। डेंजर मार्क भी कहते हैं, डेंजर लेवल भी कहते हैं। तो डेंजर लेवल लिखा हुआ रेगुलेशन में, कुछ किताब में डेंजर लिमिट दिया है, कुछ में डेंजर लेवल दिया है, ठीक है। तो डेंजर लेवल कहो, डेंजर लिमिट कहो, दोनों बात बराबर। तो हम लोग सुनते हैं कि पानी, बरसात का जो पानी है इस बार खतरे के निशान को पार कर चुका है, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल के नीचे जो दागी होगा ना सर, वो दागी को, उस लाइन को वो पार कर चुका है, 1.2 मीटर नीचे पार कर चुका है। तो माइंस में कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि माइंस जिस जगह पे है उसके आसपास में कोई हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा, एक पॉइंट होगा, उससे 1.2 मीटर नीचे रहेगा, तो माइंस में हम क्या करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि माइंस को में सब काम धाम बंद करो, अपना जान बचाओ, बाहर निकलो, ठीक है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। तो वह हाईएस्ट फ्लड लेवल के 1.5 मीटर नीचे, मतलब 1.2 मीटर नीचे, माइनस लिख रहे हैं इसको, उतना मीटर नीचे क्या होता है, डेंजर लिमिट होता है। और हाईएस्ट फ्लड लेवल के 1.5 मीटर नीचे, ये ऊपर ऊपर का बात करें, इससे ऊंचाई पे जितना भी माइंस में शाफ्ट है, इंक्लाइन है, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। आज इतना ही रखते हैं यार, थोड़ा सा समय का दिक्कत है, बट मैं लगातार क्लासेस करूँगा। अगला क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, वेंटिलेशन पे आ जाएंगे अगला क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है वेंटिलेशन पे, आप नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे, ठीक है। चैप्टर आपका सीएमआर का बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ईएमटी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव रहिए पूरा। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।